जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम लोग 4 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैंने आप लोगों से 2 सवाल भी पूछा है जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। अगर आप सभी को उसका उत्तर पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 4 नवंबर, 3 नवंबर, 2 नवंबर या 1 नवंबर। सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। आइए, दिवस की बात की गई है तो 1 नवंबर को देखते हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर बायोस्फीयर की बात की गई है तो आइए उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में फैला हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, सबसे अधिक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि भारत में सरकार द्वारा स्थापित टोटल 8 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट आप सभी लोग याद रखिएगा। और प्रश्न क्या था? प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है, 3 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शन दिया गया है नंदिनी दास, विहान ताल्या, दीनानाथ राजपूत या दीप नारायण नायक। सही जवाब है ऑप्शन ए, नंदिनी दास। नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। ये इनकी फ़ोटो है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास ने अपनी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए 2023 ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार जीता है। यह पुस्तक नंदिनी दास की पहली पुस्तक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और नंदिनी दास वर्तमान समय में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स के अनुसार ग्लोबल आवास मूल्य वृद्धि में कौन सा शहर पहले स्थान पर है। इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन सा शहर पहले स्थान पर है। ऑप्शन दिया गया है मुंबई, मनीला, टोक्यो या ढाका। सही जवाब है ऑप्शन बी, मनीला। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है और ये पहले स्थान पर है। किस में पहले स्थान पर है? तो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मनीला जो है वो पहले स्थान पर है। अगर भारत के शहर की बात की जाए मुंबई की, तो मुंबई का स्थान कौन से नंबर का है? चौथा स्थान है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में पहला स्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला को मिला है। और मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? तो मुंबई को चौथा स्थान मिला है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि मुंबई में प्रवेश आवासीय कीमतों की जो वृद्धि है वो 6.5% रही है। अगर भारतीय शहर की बात की जाए तो उसमें दिल्ली का स्थान जो है वो 10वां स्थान है। और ये जो नाइट फ्रैंक द्वारा जो ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में कुल 46 प्रमुख शहरों में आवासीय कीमतों में उतार चढ़ाव को यह ट्रैक करता है। तो दोस्तों, इसमें आप लोग ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है मनीला। और मुंबई की बात की जाए तो मुंबई इसमें चौथे स्थान पर है। किस चीज़ में? वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई चौथे स्थान पर है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए महत्वपूर्ण सूचकांक की पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूचकांक के बारे में बताया गया है, तो महत्वपूर्ण सूचकांक की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये सूचकांक किसी न किसी परीक्षा में जरूर आएगा, इसलिए इन्हें ध्यान से देखिएगा। पहला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 67वां है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का स्थान 127वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वां है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 112वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जाए तो उसमें भारत का स्थान 161वां है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत का स्थान 8वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है। ग्लोबल हंटर इंडेक्स में भारत का स्थान 111वां है। और 13वें नंबर पे क्या पूछा गया है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत का स्थान 64वां है। और वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान 45वां है। दोस्तों सभी इंडेक्स बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षा में इसमें जरूर पूछा जाएगा इन इंडेक्स में से, इसलिए इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ ईयर 2023 किसे घोषित किया है। ऑप्शन दिया गया है इसमें, साइबर क्राइम, एआई, युद्ध या महामारी। सही जवाब है ऑप्शन बी एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये शॉर्ट रूप है एआई। इसे क्या किया है, कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ ईयर 2023 घोषित किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है, कोलिंस डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संक्षिप्त रूप एआई को कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना है। किसको चुना है, एआई को कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना है। जो एआई है इससे विकास को बहुत तेज़ी से देखा जाता है, इसलिए ये शब्द बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। और जो ये कोलिंस ने घोषणा की है, अभी जो हाल ही में यूके में जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था एआई के संबंध में, उसके बाद ये किया गया है। और अगर देखा जाए कि इसमें क्या क्या मतलब किन किन शब्दों को देखा जाता है, कहाँ कहाँ से शब्द देखे जाते हैं, उसके बाद चुनाव किया जाता है, तो इसमें दुनिया भर के प्रकाशित वेबसाइटों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि में लिखित सामग्री सहित 20,000 से अधिक शब्द इसमें शामिल हैं। अब अगला प्रश्न, अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। कोलिंस सूची के अन्य शब्दों में नेपो बेबी, ग्रीफलेक्शन एंड बेसबॉल को शामिल किया गया है। अगर वर्ष 2022 की बात की जाए तो वर्ष 2022 में कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर किसे माना गया था, तो ये था परमा क्रिसिस को माना गया था। और 2020 में क्या था, लॉकडाउन था। ये सभी पॉइंट बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप सभी लोग ध्यान जरूर रखिएगा। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दिया है। पूछा गया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। ऑप्शन दिया गया है इसमें, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। और उत्तराखंड राज्य की बात की गई है, तो देखते हैं और भी अधिक महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अभी हाल ही में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। और उत्तराखंड के बारे में अगला करंट अफेयर्स क्या है कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहा हुआ है, देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। दोस्तों ये दोनों पॉइंट भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, ये करंट से संबंधित है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा, कौन सा देश करेगा फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी। ऑप्शन दिया गया है, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब या भारत। सही जवाब है ऑप्शन सी सऊदी अरब। जो सऊदी अरब है ये फीफा
पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल किया है? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या पूछा गया है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल किया है? ऑप्शन दिया गया है इसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान, नीदरलैंड या पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका देश के विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है और ये कितने रन की जीत थी? 302 रनों की जीत थी। आइए इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु है, भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध वनडे विश्व कप में रनों के अंतर से अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल किया है। 2 नवंबर 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को 302 रनों से भारत ने हरा दिया है। मोहम्मद शामी ने कुल 5 विकेट इसमें लिया हुआ है और अगर देखा जाए विश्व कप के इतिहास में कुल मिलाकर यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है। और पहली अगर जीत पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रनों से हराया था। और अगर बात की जाए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की, तो वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण भी अभी हाल में ही किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट की बात हुई है तो आइए क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। मोहम्मद शामी ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? पहले ये रिकॉर्ड जहीर खान के नाम था 44 विकेट का। अब मोहम्मद शामी के नाम हो गया है और अभी तक इन्होंने 45 विकेट ले लिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच किसे बनाया गया है? अमूल मजूमदार को बनाया गया है। हाल ही में ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। और अगर देखा जाए विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल के नाम है, 40 बॉल पे 100 रन। हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को प्रतिष्ठित कोलिन्स डिक्शनरी में शामिल किया गया है। कौन सा शब्द को? बेसबॉल को। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो किसने अपने नाम कर लिया है? तो वो किया है शाहीन अफरीदी ने अपने नाम कर लिया है। पूमा इंडिया ने मोहम्मद शामी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, वनडे वर्ल्ड कप में 3 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं, मोहम्मद शामी बन गए हैं। अगला पॉइंट है इसमें, हाल ही में सितंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है चमारी अथापत्तू ने जीता है। ये श्रीलंका की हैं। अगर पुरुष की बात की जाए तो वो जीता है शुभमन गिल ने जीता है। अजय जडेजा की बात की जाए तो ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। और अगर बात की जाए सबसे तेज अर्धशतक की, तो T20 के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया है। ये नेपाल देश से संबंधित है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन दिया गया है इसमें रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। कौन सा किस में जीता है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल स्पर्धा में 463.5 के अंतिम स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। कितना स्कोर था इनका? 463.5 था। और अगर बात की जाए एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन रिपब्लिक ऑफ कोरिया के चॉन्गवॉन में किया जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहाँ किया जा रहा है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन? तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के चॉन्गवॉन में किया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आएगा ये। क्या पूछा गया है? केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो पुरस्कार है केरल राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑप्शन दिया गया है इसमें टी पद्मनाभन, एम फातिमा बीबी, नटराज कृष्णमूर्ति, पुनालूर सोमराजन। सही जवाब है ऑप्शन ए,
टी पद्मनाभन, और ये इनकी फ़ोटो है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पूछा गया है कि केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है टी पद्मनाभन को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर पुरस्कार की बात की गई है, तो आइए देख लेते हैं हाल ही में करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विहान ताल्या विकास को। दूसरा, रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? दीनानाथ राजपूत को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? दीप नारायण नायक को मिला है, और ये पश्चिम बंगाल के हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक, ये अमेरिकी पुरस्कार है, और ये 2 लोगों को मिला है। किन्हें मिला है? अशोक गौडगिल को मिला है और सुब्रा सुरेश को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो माइकल डगलस को मिला हुआ है। वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार DY चंद्रचूड़ को मिला हुआ है। सखारो पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है जीना महसा आमिनी को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को मिला हुआ है। मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है दिलीप नोगमैथेम को मिला हुआ है। जलवायु परिवर्तन में स्पिनोजा पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है जोयिता गुप्ता को मिला हुआ है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला हुआ है? डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को मिला हुआ है। दूसरा, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे मिला हुआ है? आशा भोसले को मिला हुआ है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसे मिला हुआ है? नंदिनी गुप्ता को मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार CR राव को मिला हुआ है। बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड मिला हुआ है कुमार मंगलम को मिला हुआ है। दोस्तों, ये सभी पुरस्कार बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। इन पुरस्कारों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, भेल के बारे में पूछा गया है कि हाल ही में भेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है KT कृष्णामूर्ति, JK शाह, विपिन अग्रवाल या कोप्पू सदाशिव मूर्ति। सही जवाब है ऑप्शन डी, कोप्पू सदाशिव मूर्ति। ये इनकी फ़ोटो है और इन्हें भेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में कोप्पू सदाशिव मूर्ति को भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD नियुक्त किया गया है, और कोप्पू सदाशिव मूर्ति नतिन सिंगल के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, यानी कि पहले कौन थे इनसे? नतिन सिंगल थे। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा। कोप्पू सदाशिव मूर्ति जो है वो भेल के CMD यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर नियुक्ति की बात की गई है, तो आइए अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में जो भी नियुक्त हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट फिको बने हुए हैं। मलेशिया देश के नए नरेश या राजा कौन बने हैं? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर बने हैं। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डेनियल नोबोआ बने हुए हैं। और न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? अमोल मजूमदार बने हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? अरिंदम बागची बने हुए हैं। IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो संजय कुमार जैन हैं। बिम्सटेक के महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। ये पहले भारतीय हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है ये? फिर से देखिए, बिम्सटेक के महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे बने हैं। अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक कौन बने हैं? तो एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर बनी हैं। कोटक महिंद्रा की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक का नया CEO कौन है? तो अशोक बासवानी है। मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सिद्धार्थ मृदुल हैं। इल्डा के वित्त निदेशक कौन है? तो BK मोहंती हैं। और जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? मुनीश कपूर हैं। और इंटेल इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये गोकुल सुब्रमण्यम हैं। दोस्तों, आइए अब 3 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला सवाल है,
अभी हाल ही में किस भारतीय बॉलर ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? सही जवाब है मोहम्मद शामी। अभी तक इनका रिकॉर्ड हो गया है 45 विकेट इन्होंने लिया है वर्ल्ड कप में, और इससे पहले जो नाम था वो जहीर खान का नाम था, उन्होंने 44 विकेट लिया था। कल का दूसरा प्रश्न था, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द का प्रयोग हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। तीसरा प्रश्न है, कैलिस कोका नामक कोकीन के लिए नया टीका किस देश ने विकसित किया है? तो देश कौन सा है? ब्राज़ील है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो वो दिल्ली में वो दिल्ली में शुरू हुआ है। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा? तो बोल्विया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कोझिकोड को बनाने की घोषणा की गई है। और कोझिकोड कहाँ पे है? कोझिकोड केरल राज्य में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहीन अफरीदी बने हैं, पाकिस्तान के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो दीनानाथ राजपूत को मिला है। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है कि 10 वर्ष या उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो विहान ताल्या विकास को मिला हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आइए, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछा था, आइए उन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। कल का प्रश्न है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है दीपक गुप्ता, उदय कोटक, अशोक बासवानी या संजय कुमार जैन। सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक बासवानी को नियुक्त किया गया है। ये इनकी फोटो है। कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, अशोक बासवानी को नियुक्त किया गया है। कल का दूसरा प्रश्न था, हाल ही में निम्न में से किस शहर में 1 महीने का औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन दिया गया था गाजियाबाद, मुरादाबाद, नई दिल्ली या लखनऊ। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या हुआ है? तो नई दिल्ली शहर में 1 महीने का औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया गया था। आइए आज के 2 महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, और दोस्तों अगर इसका उत्तर पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला सवाल है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन दिया गया है तुषार मेहता, माइकल डगलस, शक्तिकांत दास या डीवाई चंद्रचूड़। आज का हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है? कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन। दोस्तों अगर इन दोनों प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर या दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन और स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।